हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2022 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसका क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, ठीक ना। और इसको हम हल करते हुए एकदम पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। आप लोग जरूर कहीं जाइएगा मत, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे पक्का, 100% गारंटी के साथ। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखिए, जो हम आज बताएंगे ना, हम गहराई से बताते हुए चलेंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 1 है, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं के प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है कि विकास का कौन सा क्षेत्र है जो विशिष्ट रूप से एक दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रगति के अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है नैतिक विकास, सी है शारीरिक विकास, बी है भाषा विकास और डी है संयोगात्मक विकास। देखिए, जब एक दूसरे के बारे में हो गया तो एक ये है, एक ये है, फिर एक दूसरे के बारे में क्या कर रहा है, भावनाओं के बारे में विशिष्ट रूप से जानकारी ले रहा है, ठीक ना, बता रहा है। तो इसका मतलब होगा सभी लोगों के बारे में हो गया ना, तो इसका मतलब हो जाएगा संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक विकास। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया में समन्वित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत और सी है शीर्षगामी सिद्धांत और डी है अधोगामी समीप दूरामुखी सिद्धांत। तो देखिए, कह रहा है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रियाओं में होती है, ठीक ना। मतलब ये कोई भी विकास हो रहा है लेकिन उसमें बच्चे में कुछ और ऐसी विकास की प्रक्रियाएं है जो बाद में होती है, ठीक ना। तो उसको क्या कहेंगे हम, तो देखिए इसको जो कहेंगे एकीकरण का सिद्धांत का अर्थ, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एकीकरण का सिद्धांत क्या है। विकास का एकीकरण का सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रियाओं में सम्मिलित होती है, ठीक ना। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो विकास के बाद की प्रक्रियाओं में वो सम्मिलित होती है, ठीक, जो एकीकरण का सिद्धांत कहलाती है, ठीक ना। अब ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है स्कूल माहौल, बी है जैविक प्रवृत्तियाँ, सी है तंत्रिका संबंधित विकार और डी है आनुवंशिक बनावट। तो देखिए, कहने का मतलब ये इसमें दिया है कि सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है। इस चारों ऑप्शन में कौन ऐसा है जो सामाजिक सांस्कृतिक के घटकों में आता है, मतलब उसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, ये जो जैविक प्रवृत्तियाँ है ये तो जीवों से रिलेटेड हो गई, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर समाज की बात कर रहा है, ठीक ना। और तंत्रिका संबंधित जो विकार है, जो तंत्रिका संबंधित विकार होता है वो शरीर में होता है, ठीक ना। आनुवंशिक बनावट जो होता है जन्म से ही होता है। तो इसके लिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्कूल माहौल। स्कूल का माहौल जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है। क्यों आता है, क्योंकि वहाँ से ही बच्चों का समाज में रहने का तरीका और संस्कृति के जानने का प्रबल दावेदार होते हैं, ठीक ना। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं और कुछ। देखिए, स्कूल माहौल घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल भौतिक, सामाजिक तथा सीखने के वातावरण का एक संयोजन है। इससे युवाओं के विकास तथा एक लोकतांत्रिक समाज में एक उत्पादक योगदान देने का तथा संतोषजनक जीवन के लिए आवश्यक सीखने को बढ़ावा देता है, ठीक ना।
अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें आवश्यकता है कि ऑप्शन नंबर 1 है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, दूसरा है बी वाला प्रतिवर्ती चिंतन पलटवां, तीसरा है सी वाला निष्क्रिय अनुसरण और डी है वस्तु अस्थायित्व। तो देखिए 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है पियाजे के अनुसार? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, ठीक ना? नहीं, देखिए ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, ठीक ना? 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक, 2 से 6 वर्ष जो है, 7 वर्ष तक इसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 जो होती है मूर्त संक्रियात्मक होती है, ठीक ना? और 11 से ऊपर जो होती है वह औपचारिक संक्रियात्मक होती है, ठीक? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रतिवर्ती चिंतन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए एक ऐसा कार्य देती है जिसमें प्रतिवर्ती चिंतन की आवश्यकता है, ठीक ना? प्रतिवर्ती चिंतन अपने प्रति कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक ना? वो सोचना स्टार्ट कर देता है अपने बारे में। जो 7 से 14 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक ना? इस 7 से 14 वर्ष की अवस्था क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। इसके अलावा इस अवस्था में बालक में अपने स्वयं विचारों तथा दूसरे के विचारों में अंतर जो होता है उसको स्पष्ट रूप से क्षमता होती है उसको विकास करने की, ठीक ना? अपने सोचने का विकास, अपने बारे में जो सोचा है बच्चा और दूसरे के बारे में जो सोचा है, दोनों की जो अंतर होती है उसको क्षमता करने का उसके पास विकास होता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त अवस्थाओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम होते हैं? करेक्ट, किस अवस्था में बच्चा जो होता है तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम होता है? अभी हम बताए हैं कौन सी अवस्था होती है तार्किक ढंग से, मतलब अपने बारे में सोचने में। अमूर्त समस्या हो, अमूर्त लिखा है ना, तो अमूर्त का मतलब होता है 11 से ऊपर, ठीक ना? 11 से ऊपर कौन सी अवस्थाएं होगी? अभी हम बताए हैं कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था समगामी अवस्था होती है, ठीक ना? और 2 से ऊपर जब जाएंगे 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वह जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और ऊपर जब जाएंगे 11 से ऊपर तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना? आइए इनके बारे में हम जान लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक? यह 12 वर्ष से बड़े होने तक की अवस्था है। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जहां मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक विकास या विकसित करने का होता है, ठीक ना? जिसे हम अमूर्त तथा वैज्ञानिक चिंतन भी कहते हैं, ठीक ना? औपचारिक अवस्था को हम अमूर्त तथा वैज्ञानिक चिंतन अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक ना? आइए हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 है, नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और
उस दायित्व के लिए हमने नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोरबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? कह रही है कि नूरी है ना, वह तर्क के बारे में कह रही है। तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ उत्तरदायी है, ये तर्क कर रही है। कौन? नूरी कह रही है कि हमारे समाज के प्रति कुछ हमारा भी उत्तरदायी होता है कि हम कुछ अपने समाज में जो नियम है उसका पालन करें, ठीक ना, उसी के हिसाब से वो निर्णय लेती है। तो ये कह रहा है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार यह कौन सी अवस्था में आएगा, ठीक ना। तो ऐसा जब होता है तो यह अभिसामयिक पश्चात अवस्था में आएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिसामयिक पश्चात अवस्था। आइए इसका हम भी पोस्टमार्टम करते हैं। नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है ये कह रही है, तथा उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इसके आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है, ठीक बात। लॉरेंस कोरबर्ग के अनुसार जो ये बता रही है कि नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की अभिसामयिकी अवस्था में है, ठीक ना। देखिए कोलबर्ग की जो 4 अवस्थाएं है, 3 अवस्था दी है, ठीक ना। कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी है। कौन कौन से? देखिए इसको हम रेट कर दिए। पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरा दिए है परंपरागत नैतिक अवस्था, और तीसरा है नैतिक विकास का उत्तर परंपरागत चरण, ठीक ना। ये 3 अवस्थाएं दिए हुए हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम लोग। 7 है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुकरण, बी है पदानुक्रम, सी है जैविकीय परिपक्वता, और डी है सामाजिक अंतःक्रियाएं। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, ठीक ना। कह रहा है कि एक अध्यापिका है वो ऐसा कार्य देती है विद्यार्थियों को कि वो परिवार और सदस्यों में चर्चा करने के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्वेश्चन हमारा यहाँ से यहीं तक है मेन। कह रहा है यहाँ से लेकर के स्टार्ट से लेकर के यहाँ तक शामिल है, ठीक ना। सदस्यों के साथ चर्चा करने का महत्वपूर्ण रूप से शामिल है, मतलब क्या कर रहा है? सदस्यों के साथ चर्चा, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, समाज में एक दूसरे के साथ चर्चा करना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के उस समय अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रियाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक ना। सामाजिक रचनावाद 1968 में लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित एक अधिगम का सिद्धांत है। सिद्धांत कहता है कि भाषा तथा संस्कृति वे ढांचे हैं जिनके माध्यम से मनुष्य वास्तविकता का अनुभव करता है, संचार करता है तथा समझ विकसित करता है, ठीक। यह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अधिगम तथा ज्ञान का निर्माण के सामाजिक संदर्भों पर जोर देते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर आपको पता हो गया। इसका मतलब है कि अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8 है लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। बी है किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। सी है विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए।
और डी है अधिगम को विद्यार्थी के सामाजिक संस्कृति परिवेश से अलग रखना चाहिए। ये अलग की बात तो पहले गलत हो गई, ये हतोत्साहित हो गया तो यहाँ से काट दो, ठीक ना। यह करा है और बचा क्या, सी बचा है और ए करा है किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, ठीक ना। तो ये भी नहीं होगा, ठीक ना, इशारा और संकेत से नहीं। बचा क्या, सी विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ये बात सही है, ठीक ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का विकास होगा, ठीक ना, उसकी सहमति के अनुसार होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, लेव वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं के द्वारा सम्मिलित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मनोवैज्ञानिक उपकरण, बी है पुरस्कार दंड, और सी अनुकूलन, और डी है कंठस्थीकरण। देखिए कंठस्थीकरण और पुरस्कार दंड तो तुरंत कट गया। लेव वाइगोस्की किसके विचारक है, मनोवैज्ञानिक विचारक, ठीक ना, रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने समाज के प्रति सिद्धांत दिए हैं, ठीक ना। इन्होंने सांस्कृतिक के बारे में बताया, सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है, ठीक ना। तो इस हिसाब से मनोवैज्ञानिक उपकरण हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। ये अनुकूलन नहीं होगा। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ। देखिए लेव वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा सम्मिलित होती है, ठीक ना। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। इस सिद्धांत में वाइगोस्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज तथा संस्कृति की भूमिका पर जोर देते हैं, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। अब 10 है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्व्यक्तित्व, बी है स्थानिक, सी है संगीतात्मक, और डी है अंतरा व्यक्तित्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो विद्यार्थी दूसरे की भावनाओं और मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह समझ पाते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि भावनाओं को भी समझ रहे हैं, दूसरे के इरादे को भी समझ ले रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अंतर्व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत कहता है कि मनुष्यों के पास डेटा को संसाधित करने के अलग अलग तरीके हैं, प्रत्येक स्वतंत्र है। गार्डनर द्वारा वर्णित 8 प्रकार की बुद्धि में शामिल है, ठीक ना। यह 8 प्रकार की बुद्धि दी है, कौन, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है। और आइए इसको हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाईलाइट करते हैं हम इसको। देखिए कौन कौन से है, संगीत लयबद्ध, दूसरा है दृश्य स्थानिक, तीसरा है मौखिक भाषाई, और चौथा है तार्किक गणितीय, और पांचवा है शारीरिक गतिशीलता, छठवां है पारस्परिक, और सातवां है अंतर्व्यक्तित्व, और आठवां है प्राकृतिक। इन्हीं पर ये जोड़ दिए, ठीक ना। जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना जो है ना, ये कितने प्रकार की बुद्धि दी है हार्वर्ड गार्डनर, ये 8 प्रकार की बुद्धि दी के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। अब आइए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो आइए प्रश्न ऑप्शन एक देखते हैं, भाषा की विचारों के स्वयं नियमन में कोई भूमिका नहीं। बी है बच्चों
की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाती है। सी है बच्चों को निजी वाक्य और उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। और डी है विचारों का मौखिकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशल में बाधक बनाता है। ये बाधक हो गया तो नकारात्मक पहले गलत हो गया, ठीक है। अब बचा 3 ऑप्शन। तो अब देखते हैं 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 का रहा है, एक बार इसको क्वेश्चन और देख लेते हैं। करेलेवागोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन भाषा, देखिए भाषा और संज्ञान के बीच एक नया संबंध को दर्शाती है। मतलब जो भाषा और संज्ञान के बीच कौन सा संबंध इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा की विचारों के स्वयं नियमन में कोई भूमिका नहीं है। क्यों नहीं है? स्वयं अगर नियमन करेंगे तो उसमें भूमिका है भाषा और विचार का, ठीक ना, इसलिए गलत हो गया, नहीं दिया इसीलिए। बी है बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाती है। अगर स्वयं जो निर्देश होगा वो आत्मकेंद्रिता को नहीं दर्शा पाएगी। सी है बच्चों की निजी वाक्य उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। ये बात सही है। जो बच्चे के जो निजी वाक्य होते हैं वो मुंह से जब बोलते हैं तो उनकी सोच को दर्शाने लगती है कि यह क्या सोच रहे हैं, ठीक ना। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है। देखिए लड़के विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां गायन में, इसका मतलब है कि जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं जेंडर समानता। समानता की बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि लड़का सिर्फ विज्ञान में अच्छा होगा लड़कियां नहीं होगी। जेंडर अस्मिता ये तो एकदम नहीं, और जेंडर अनुरूपता ये भी नहीं, ये बता रहा है जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता डॉट 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 क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 है जो विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्निर्वेशन करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। बी है जो बी कह रहा है कि को अनदेखा करना चाहिए और मानवीकृत पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। और सी है को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण के प्रयोग में किया जाना चाहिए। देखिए अवधारणा की बात आ गई तो यहीं से ये क्वेश्चन सही होता है, यही मेन पॉइंट खोजा जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, और कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को जिसमें शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन कहलाते हैं। और बी है बंद अंत वाले प्रश्न अभिसारी चिंतन कहलाते हैं। और सी है वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौती अभिसारी चिंतन। और डी है संदर्भ रहित परिदृश्य घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अब सारे चिंतन क्या होता है जो खुले हुए होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है ना, यहाँ से कुल और सभी हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये अब सारी चिंतन हो गए जो खुला हुआ है, ठीक ना। अभिसारी क्या होगा, चारों तरफ से आकर के एक ही बिंदु पर मिलेगी, ये बद्ध होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुले अंत वाले प्रश्न जो होते अपसारी चिंतन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले प्रश्न
जिसमें अपसारी चिंतन शामिल होते हैं, यह प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम 15 देखते हैं। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके। बी है एक विशेष शिक्षक द्वारा, न कि एक समान शिक्षक द्वारा। सी है नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। और डी है केवल सत्र के शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। तो केवल आ गया तो नकारात्मक काट दो। और एक कह रहा है ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक विशेष शिक्षक द्वारा, न कि एक समान शिक्षक द्वारा, ये भी नकारात्मक हो गया, काट दीजिए। और बचा दो मानकीकृत, जो मानकीकृत होता है नकारात्मक होता है, तो ये गलत हो गया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। ठीक ना। रचनात्मक करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है समानता, ऑप्शन नंबर 1 है समता, बी है समानता, सी है पक्षपात और डी है पृथक्करण। तो देखिए कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा क्या कहती है? सभी को एक समान देखना। ठीक ना, समान रूप से कार्य करने के लिए बात करती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा समता का। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। समावेशी शिक्षक के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विद्यालय प्रणाली के भीतर प्रदान किए जाने वाले सहायता सेवाओं तथा उनकी आयु तथा ग्रेड के साथियों के साथ नियमित विद्यालय में पढ़ाया जाए। मतलब उनके आयु के जो बच्चे हैं और जो उनके साथ पढ़ रहे हैं, जो नियमित रूप से ग्रेड ला रहे हैं, अच्छे अंक ला रहे हैं, उसी के साथ इनको भी पढ़ाया जाए। ठीक ना, समावेशी शिक्षा यही करती है। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17 है गति समन्वय वैकल्य लिखा है। ठीक है ना, गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 है पाठ या वो विषय वस्तु पढ़ने से, बी है तथ्यों को याद करने से, सी है शारीरिक अंगों के समन्वय से और डी है अंकों के प्रकलन से। ठीक ना, तो देखिए जो शारीरिक अंगों के समन्वय से ई है। ठीक ना, गति की बात कर रहा है। जब शारीरिक अंग जो होंगे वह कार्य करेंगे तभी तो गति रूप से होगा। जैसे बोलेंगे तो अभी तो कार्य कर रहे हैं। जब शरीर का जो अंग होता है वह अगर कार्य नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे, न याद कर पाएंगे। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। गति समन्वय वैकल्य एक वाक् तथा भाषा विकार है जो प्राणी द्वारा व्यक्त करने, सीखने या संवाद करने के लिए संकेतों का उपयोग करने की क्षमता में हानि को दर्शाता है। इसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को समझने की क्षमता भी क्षीण होती है। यह भाषा की आंशिक कमी है। ठीक है, अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। 18 है अभिकथन है सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तर्क कर रहा है समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल है, परंतु इनमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। यह विकल्प चुने। तो क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर देखते हैं, इससे पहले एक बार और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कथन क्या कर रहा है? कह रहा है सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में
ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये बात सही है, ज्ञान के लिए विविध प्रकार का उपयोग करना चाहिए। ठीक। आर क्या कह रहा है, समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल है, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं है। भाई ये गलत है। समावेशन में चाहे भावात्मक हो चाहे संज्ञानात्मक हो, सभी प्रकार के बच्चे शामिल होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है लंबे समय तक आँख के संपर्क बनाए रखने में, बी है अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, सी है दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, और डी है विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में। तो देखिए ये जो होते हैं ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं ना, यह जो ग्रसित होते हैं वह विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में होते हैं। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। इनको हम डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, ये ध्यान रहे। आइए हम प्रश्न नंबर 19 हो गया, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि ऑप्शन नंबर 1 वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, बी वे दूसरे की नकल करना पसंद करते हैं, सी वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, और डी उनकी ध्यान अवधि कम होती है। तो देखिए जो विशेष रचनात्मक बच्चे होते हैं वह सभी प्रकार के स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। ठीक ना। उसमें बुद्धि बहुत होती है, एक दूसरे के प्रति सोचते हैं और उनके उपकरणों का अच्छे रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक ना। वो ऐसे कार्य करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सक्षम होते हैं, जिसमें सोचने विश्लेषण करने की चुनौती होती है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम से की ओर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जटिल से सरल, बी है उल्टा कर दिया, सी कर दिया पहले ना, सी देख लेते हैं अमूर्त से मूर्त, और बी है सामान्य से विशिष्ट, और डी है सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक। तो ऑप्शन क्वेश्चन फिर से देखते हैं तभी आएगा ये। बच्चे के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय, मतलब बच्चे के सामने विचार प्रस्तुत करते समय कौन सा क्रम होना चाहिए। तो देखिए ये जो होना चाहिए ना, सामान्य से विशिष्ट, मतलब सामान्य रूप से विशिष्ट होना चाहिए। ठीक ना, सरल से कठिन होना चाहिए। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। 22 है एक अध्यापिका विद्यार्थी द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए रूपांतरण का सृजन, ये तो बात सही है, रूपांतरण होना चाहिए। बी है पहले की जानकारी को नए जानकारी से जोड़ना, ये भी बात सही है। सी है उप अवधारणाओं के मध्य संबद्धता को कार्य विनिमय करना, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक ना। अगला है डी वाला, क्या है अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना। पहले प्रासंगिक जानकारी होगी तभी जोड़ पाएंगे। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर अब 23। 23 है अभिकथन कर रहा है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के
तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक। और कारण क्या कह रहा है? अधिक संज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करना चाहिए। तो फिर से अब देखते हैं कि ये सही है कि क्या है। अभिकथन करा, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात सही है। मान लीजिए आप है, आप सीखने के लिए क्या करेंगे? अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे तभी तो सीखेंगे। विद्यार्थी का यही में होता है कर्तव्य कि अपने जो भी सीखे अपने अपने आप में प्रोत्साहित करेगा तभी सीख पाएगा। नहीं तो सोचेगा अरे ये कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा भाई, सो जाए चलो, तो नहीं होगा। अब उस पर रहेगा, लगन रहेगी कि हम इसको सीख ही के रहेंगे। ठीक ना? तो ये बात तो सही हो गई। और कारण क्या है? अधिक संज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। ये बात सही है। जब आप संज्ञान लेंगे तभी उच्च क्रम के विकास में ये क्या होगा? मदद करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? अब प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग 24। करण हमेशा किसी समस्या के एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नौचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से। कह रहा है कि करण है हमेशा क्या करता है? अपनी समस्या के समाधान के बारे में सोचता है, एक से अधिक समस्या के बारे में सोच रहा है। ठीक ना? और नया नया समस्या को क्या कर रहा है? वो सुलझा रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा किसमें होता है? जैसे मान ली बिंदु है, यहाँ पर क्या करेगा? सभी प्रकार की समस्या को हल कर रहा है। तो इसमें कौन सी आती है? अपसारी होता है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसारी सोच। ठीक ना? अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसको छोटा कर देते हैं, आ जाएगा ताकि। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के बीच के संबंध तक स्थापित करना। दूसरा है विषम सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग और या प्रयास न कर पाए तो पहले ही गलत हो गया। तीसरा है अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ाना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं को में संबद्धता स्थापित न हो सके। ये भी गलत है, होना चाहिए। ठीक ना? और चौथा है डी वाला, ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कृष्टता को कम से कम करना चाहिए। ये भी गलत हो गया। ठीक ना? तो ऑप्शन क्या हो गया? ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर हो रहे जो जीवन में जो अधिगम है उनके बीच एक सभ्यता होनी चाहिए। ठीक ना? संबद्धता होनी चाहिए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26। कक्षा में परिवेश शिक्षण शास्त्री विधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा, दूसरा अरुचि, तीसरा प्रतियोगिता और डी कंठस्थीकरण। तो देखिए जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक ना? ताकि वह नए नए तरीके उन्नति करे। ठीक ना? तो यह कंठस्थी और प्रतियोगिता और अरुचि नकारात्मक हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 27 है विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? कह रहा है विद्यार्थियों को त्रुटि को सुलझाने के लिए कौन सा तरीका इसमें जो है सही नहीं है जो अपनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 त्रुटियों के प्रतिरूपों की खोज करना। ये बात तो सही है, इसको अपनाना चाहिए। ठीक ना? दूसरा है बी वाला अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिसके कारण त्रुटियां होती है। ये भी बात सही है, ये भी पता करेंगे ना कि किसके कारण त्रुटि हो रही है। और सी है विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए हमेशा सहयोग। ये भी बात सही है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना उत्तर बताना, ये बात गलत है। विद्यार्थियों के साथ क्या करना चाहिए, चर्चा करेंगे तो उसके बाद उत्तर बताएंगे, तभी विद्यार्थी समझ पाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करना चाहिए और ऑप्शन नंबर ए योग्यता का सत्वमत प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, बी है योग्यता का वर्धित मत महारत अधिमुखी लक्ष्य, और सी है योग्यता का सत्वमत असफल परिहारी लक्ष्य, और डी है योग्यता का वर्धित मत असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, योग्यता का वर्धित्व, मतलब बड़ा चीज, योग्यता के बड़ा बारे में प्रोत्साहित करना चाहिए। योग्यता के अनुसार बच्चों को बड़ा चीज करने की विचार के बारे में प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29। 29 है, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है, बी है हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, और सी है अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है, और डी है नीरसता की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हर्ष और उल्लास की भावना जो होती है चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर लास्ट और अंतिम 30वां देखते हैं। 30 है, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशल के विकास में योगदान देता है। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी चिंतन, बी है स्मरण पकारी विधियाँ, और सी है समझ बनाना, और डी है निष्क्रिय अनुसरण। तो देखिए यहाँ पर निष्क्रिय हो गया तो ये तो पहले ही कट गया। ठीक, बचा क्या, अभी 3 ठो बचा है। कौन कौन होगा, अभिसारी, अभिसारी नहीं अपसारी होना चाहिए। अपसारी, अपसारी में चारों तरफ सभी विविध प्रकार के होते हैं, समस्या को समाधान का योगदान मिलता है। अभिसारी में एक ही प्रकार होता है, तो इसलिए गलत हो गया। स्मरणोपकारी विधियाँ, ये बात सही है। दूसरा समझ बनाना, ये भी बात सही है। तो 2 और 3, अब देखते हैं 2 और 3 इसमें कौन है। ठीक, 2 3 हम देखेंगे कौन है, कौन है। ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3। ठीक, देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार का अब हम क्वेश्चन हल कराएंगे। आपको हम बताए थे कि सभी प्रकार के इसी प्रकार का क्वेश्चन जितने आए हम हल करा देंगे समझाते हुए, ताकि आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं से याद कर लेंगे तुरंत क्लासे में ही। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।